Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I'm going to start with language across the curriculum unit second, जिसके अंदर आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का टाइटल है नवीन शब्दों के विभिन्न संदर्भों तथा अर्थ प्राप्ति हेतु श्रवण के माध्यम से शब्दावली का विकास यानी डेवलपिंग वोकैबुलरी बाय लिसनिंग टू द यूजेस ऑफ न्यू वर्ड्स इन डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग मेकिंग। यानी कि जो हमारी वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे तो उनको कम शब्दावली आती है, मतलब हर वर्ड का उन्हें मतलब नहीं पता होता ना, वो उसको बोल पाते। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही वो नई नई शब्दावलियों का यूज करने लगते हैं, मतलब उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी जुड़नी स्टार्ट हो जाती है एज के हिसाब से। तो यही है कि जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं और हमें उतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं आती, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़ी क्लास में कॉलेजेस में जाने लगते हैं, हायर स्टडीज में जाने लगते हैं, तो हमें हर तरीके की वोकैबुलरी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्न हो जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली यानी वोकैबुलरी एक्चुअल में है क्या। शब्दावली व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए शब्दों और वास्तविक बोध को संदर्भित करती है। मतलब शब्दावली क्या है, व्यक्ति द्वारा उपयोग किए हुए जो शब्द हैं, मतलब जो जैसा कि मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं और उसका वास्तविक बोध हो रहा है, आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, इसको क्या करती है वोकैबुलरी जो है इसको संदर्भित करती है। वाचन और लिखते समय, मतलब बोलते समय और लिखते समय शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करना है। मतलब अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी को समझाना चाह रहे हैं या अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप वोकैबुलरी का या शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को किसी को बताने के लिए। इसके अलावा वाणी जो है, मतलब बोलना जो है, वो श्रवण और लेखन के समय भी हमारे द्वारा शब्दावली का उपयोग होता है। मतलब बोलते समय भी, सुनते समय भी और लिखते समय भी, हर तरीके से हम अपनी शब्दावली का यूज करते हैं, जितनी शब्दावलियों का ज्ञान हमें होता है, जितनी वोकैबुलरी हमें याद होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी यानी शब्दावली के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसके अंदर हम 4 प्रकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारा अर्थपूर्ण शब्दावली, यानी ऐसी शब्दावली, ऐसी वोकैबुलरी जो मीनिंगफुल हो, यानी उसका कोई मतलब निकले। ये नहीं है कि हमने कोई भी वर्ड बोल दिया और उसका हमें मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। तो यही है हमारी अर्थपूर्ण शब्दावली, यानी यह बोलने और लिखने में शब्दों को संदर्भित करती है। मतलब ये क्या करती है, बोलने में भी और लिखने में भी शब्दों को संदर्भित करती है, लेकिन ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बी पार्ट है हमारा इसके अंदर सेकंड, जिसके अंदर है ग्रहणशील शब्दावली यानी रिसेप्टिव वोकैबुलरी। इसके अंदर क्या है, ग्रहणशील शब्दावली जो है वो श्रवण और पठन शब्दावलियों को संदर्भित करती है। मतलब पढ़ने वालों को और सुनने वाले, दो तरीके के शब्दावलियों को संदर्भित करती है। मतलब आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, आप या तो उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं, या फिर सुन के ग्रहण कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है सी हमारा, जिसके अंदर है मौखिक शब्दावली यानी ओरल वोकैबुलरी। इसके अंदर क्या है, मौखिक शब्दावली श्रवण और बोलने, मतलब सुनने के लिए और बोलने वाली जो शब्दावलियां होती हैं, वोकैबुलरी होती हैं, इन दोनों का एक मिश्रण है, मतलब मिला हुआ है एक दूसरे से। फोर्थ है डी पॉइंट, जिसके अंदर है साक्षर शब्दावली यानी लिटरेट वोकैबुलरी। इसके अंदर क्या है, साक्षर शब्दावली पठन और लिखित शब्दावलियों के मिश्रण संदर्भित करता है। मतलब पठन में भी और लिखित में भी, यानी रीडिंग में भी और राइटिंग में भी इन शब्दावलियों का जो है मिश्रण यानी मिक्सचर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स शब्दावली विकास यानी वोकैबुलरी जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। एक व्यक्ति की शब्दावली का निर्माण, कोई भी व्यक्ति है उसकी जो शब्दावली है, उसकी वोकैबुलरी है, उसका निर्माण क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है। मतलब उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक इसमें परिवर्तन आता रहता है और ज्यादा ये इम्प्रूव होते रहते हैं, क्योंकि बचपन में आप कम शब्दावली यूज करते हैं, आपको कुछ ही वर्ड्स का मीनिंग पता होता है, धीरे धीरे आप उसको और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप समाज में उठने बैठने लगते हैं या विद्यालय जाने लगते हैं या अन्य किसी ऐसी जगह पर जाने लगते हैं या आपकी क्लास, आपका कोर्स चेंज होता है, तो आपकी शब्दावलियों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। आगे है हमारे जीवन में शब्दों का उपयोग श्रवण और पठन गतिविधियों का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा का गठन उन शब्दों के आधार पर होता है। मतलब जो अन्य भाषाएं हैं या जो अन्य व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनकी जो भाषा का गठन होता है
वो उन शब्दों के आधार पर होता है जो कि व्यक्ति अपने परिवार, वय समूह, समाज से प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इसके अंदर क्या करता है, अपने समाज, अपने परिवार और जो उनके पीर ग्रुप्स होते हैं, जो उनके फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त करता है। आगे हम देखेंगे शब्दावली विकसित करने में सहायक श्रवण प्रक्रियाएं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, यानी कि जो शब्दावली विकसित करना है, शब्दावली का अगर डेवलपमेंट करना है, वोकेबलरी को और जानना है, तो इसके अंदर जो श्रवण प्रक्रिया है यानी लिसनिंग प्रोसेस है, वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामग्री का उच्च स्वर पठन, यानी कोई भी सामग्री है, कोई भी आपके पास रीडिंग के लिए कोई भी कंटेंट है, तो उसको और ज्यादा लाउड पढ़ना, मतलब उच्च स्वर में उसको पढ़ना। पठन सामग्री को उच्च स्वर में पढ़ना छात्रों हेतु शब्दावली विकास के लिए कक्षा में उपयोग होने वाली विधि में से एक रही है। मतलब जो पठन सामग्री है उसको उच्च स्वर में पढ़ना क्या उससे फर्क पड़ता है बच्चों की शब्दावली में, छात्रों हेतु शब्दावली विकास के लिए कक्षा में सबसे उपयोग होने वाली विधि है। ये सबसे अच्छा मेथड है बच्चों की शब्दावली को और ज्यादा बढ़ाने में। आगे है एंडरसन एट अल के अनुसार 1985 पठन में अंततः सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान हेतु एकल सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि बालकों का उच्च स्वर पठन है। मतलब अगर आप ऊंचे स्वर में, मतलब ऊंची आवाज करके लाउड बोल के किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, तो आपका जो वोकैबुलरी है वो और ज्यादा डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, इसके अंदर बोध चर्चा यानी डिस्कशिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर है शब्दावली विकास हेतु अन्य महत्वपूर्ण तकनीक कक्षा में व्यापक अनुच्छेद पर चर्चा करना है। सभी विद्यार्थियों को व्यापक अनुच्छेद पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब व्यापक स्तर पर ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे उनका जो वोकैबुलरी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो, जो शिक्षक द्वारा अग्रिम रूप से दिया जाना चाहिए। जब छात्रों ने व्यापक अनुच्छेद के विचारों पर कार्य कर लिया हो, शिक्षक को व्यापक अनुच्छेद की सामग्री पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। मतलब कोई भी कार्य अगर कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है, मतलब टीचर अगर कोई भी होमवर्क आपको दे रही है, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक अपने कक्षा में सारे बच्चों के सामने उस चीज को डिस्कस करेगा, जिससे शब्दावली और ज्यादा इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर है उपसर्ग और प्रत्यय यानी प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तो इसके अंदर क्या है, उपसर्ग एक शब्द है जो संपूर्ण रूप से नया अर्थ प्रदान करने हेतु अन्य शब्द से पहले जोड़ा जाता है। जैसा कि आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा ही होगा, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, या विलोम शब्द या समानार्थी शब्द क्या होते हैं, ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं हिंदी व्याकरण की, आपने पढ़ी ही होंगी। तो इसमें जो है उपसर्ग को किसी भी शब्द के आगे लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है, और जो प्रत्यय है उसमें प्रत्यय को किसी भी शब्द के आखिरी में लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर विलोम शब्द या समानार्थी शब्द यानी एंटोनियम्स या सिनोनियम्स। तो इसके अंदर क्या है, शब्दों के बारे में चर्चा करते समय यदि हम किसी भी शब्द की या किसी भी चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय विद्यार्थियों को समानांतर या विपरीत शब्दों के बारे में चिंतन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो उसी अर्थ या भाव को संप्रेषित करते हैं। मतलब अगर आप बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का संप्रेषण कर रहे हैं, तो आपको किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर उसका कोई भी समानार्थी शब्द बच्चे बता सके। जैसा कि समानार्थी शब्द आप पर्यायवाची शब्द से समझ सकते हैं, या विलोम शब्द है जो वो किसी भी शब्द का उल्टा शब्द। आगे देखेंगे हम हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, जिसके अंदर है वर्तमान एवं प्रचलित मुद्दों पर तर्क वितर्क या चर्चाएं। मतलब जो वर्तमान मुद्दे हैं, आज के टाइम पे मुद्दे हैं, जैसा कि अगर आप कोई भी मुद्दा ले लेते हैं कक्षा में, तो आज के समय पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा एक बड़ा मुद्दा है। तो अगर आप उसमें परिचर्चा कराना चाहते हैं, या फिर कोई भी तर्क वितर्क या फिर कोई भी एक डिबेट कराना चाहते हैं, डिस्कशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दे आप कक्षा में उठा सकते हैं। जैसा कि श्रवण के दौरान, मतलब सुनने के दौरान शब्दावली विकास सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से एक है। मतलब
अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं, किसी भी शब्दावली को विकास करने के लिए क्या है, सुनना एक सबसे ज्यादा अच्छी तकनीक है, सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। जब विद्यार्थी एक नए शब्द श्रवण करते हैं तो सामान्य तौर पर वे लंबे समय तक नया शब्द स्मरण नहीं रख पाते जब तक वे नए शब्द का उपयोग दिनचर्या में ना करें। मतलब डिबेट और जो डिस्कशन है उससे क्या होगा कि नए नए शब्दों का ज्ञान होगा, आज के समय में क्या शब्द चल रहे हैं, अगर वो दिनचर्या में उसको ज्यादा सुनते हैं तो उन चीजों का ज्ञान उनको होता है। जैसा कि आप कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप उस पर डिबेट करा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि पहले तो कोरोना वायरस के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आज के टाइम पर बच्चा बच्चा इस नाम को जानता है। तो ये दिनचर्या में यूज हो रही है, इसीलिए कोरोना वायरस या कोविड-19 बच्चों की जबान पर एक तरीके से रटा हुआ है। आगे 6 पॉइंट है हमारा इसके अंदर, बुद्धिशीलता सत्र यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। तो इसके अंदर क्या है, कुछ बुद्धिशीलता सत्रों का आयोजन नए शब्दों के उपयोग में सहायता करता है। इन बुद्धिशीलता सत्रों के दौरान विद्यार्थी सभी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या करते हैं, करने हेतु उपयोग में लाते हैं। 7 पॉइंट है हमारा इसके अंदर, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज। अगर कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है या कंपटीशन ना होके किसी भी प्रकार की प्रश्नोत्तरी कक्षा में हो रही है, तो इससे वोकैबुलरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर है, विद्यार्थियों की शब्दावली आधार को बढ़ाने हेतु प्रश्नोत्तरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शब्द आधारित शब्दावली का संगठन नए शब्दों के गठन हेतु विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, मीडिया। मीडिया किस तरीके से वोकैबुलरी को बढ़ाता है। इन दिनों प्रत्येक व्यक्ति के लिए मीडिया शब्दावली विकास की सक्रिय भूमिका विकास में क्या करता है, सक्रिय भूमिका, एक एक्टिव रोल निभाता है, एक्टिव रहता है हमेशा, क्योंकि लोग हमेशा क्या करते हैं, मीडिया का उपयोग करते हैं। टेलीविजन पर विभिन्न चर्चाओं और तर्क वितर्क यानी किसी भी प्रकार की डिबेट या किसी भी प्रकार की चर्चा अगर टेलीविजन पर हो रही है और उसको सुनने से क्या होता है, और ज्यादा शब्दावली बढ़ती है। यानी श्रवण द्वारा प्रायः छात्र अपनी शब्दावली में नए शब्द जोड़ता है, क्योंकि अगर वो मीडिया से जुड़ा हुआ है या टेलीविजन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, उस चीज को सुनकर नए शब्द अपनी वोकैबुलरी में जोड़ता है। टीवी टीवी पर जो एंकर आते हैं या फिर कलाकार होते हैं, उनकी जो बोली जाने वाली भाषा का प्रभाव क्या होता है, बच्चे पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 पॉइंट, जिसके अंदर है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का प्रभाव किस तरीके से बच्चों के वोकैबुलरी पर पड़ता है, ये देखेंगे। कक्षा में कुछ शिक्षकों द्वारा समाचार पत्र पठन अभ्यास का अनुकरण छात्रों द्वारा कराया जाता है। विभिन्न स्कूलों या विद्यालयों में समाचार पत्र पठन हेतु अलग सत्रों की अनुमति है। एक विद्यार्थी समाचार पत्र पढ़ता है और अन्य विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। मतलब असेंबली में अगर ले लीजिए तो असेंबली के अंदर एक बार हर न्यूज़पेपर पर डे किसी भी विद्यार्थी द्वारा या अलग अलग तरीके से, जैसे कि अगर आप डेज बांट दें कि आज के दिन ये विद्यार्थी पढ़ेंगे, इस कक्षा के पढ़ेंगे, अगले दिन इस कक्षा के विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, किसी भी एक विद्यार्थी के पढ़ने से न्यूज़पेपर को अन्य विद्यार्थियों को उससे लाभ मिलेगा और अन्य वोकैबुलरी जो भी है वो अपनी वोकैबुलरी के अंदर वो जोड़ेंगे, यानी छात्रों की जो वोकैबुलरी है वो और ज्यादा विकसित होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने बात की वोकैबुलरी को किस तरीके से इंक्रीज या डेवलप किया जाए, जो वोकैबुलरी डेली या पर डे हमारी लाइफ में ऐड होती रहती है, हमारी शब्दावली में ऐड होती रहती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।